आगे हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड हमने किया था, अब हम एक्वस डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड। इसका क्या मतलब है कि सोडियम क्लोराइड को सॉल्युबल सॉल्ट है, मैंने पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। अच्छा, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे ताकि ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस बने। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस ही हम करने जा रहे हैं। बस फर्क क्या है कि इससे पहली वाली इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट हमारा मोल्टेन सोडियम क्लोराइड था, अभी इस इलेक्ट्रोलिसिस में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो एक्वस सोडियम क्लोराइड होगा। एक्वस मतलब सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ होगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि इसमें जो आइंस होंगे वो अब सोडियम आइन भी होगा, क्लोराइड आइन भी होगा, लेकिन क्योंकि इसमें पानी भी है तो वाटर की वजह से भी कुछ एच पॉजिटिव आइन डिसोसिएट हुए हुए होते हैं, कुछ ओएच नेगेटिव आइन भी इसमें डिसोसिएट हुए हुए होते हैं। तो दो आइंस हमारे पास मजीद आ जाएंगे। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है। हम लोगों ने वही कैथोड यूज करनी है, एक इलेक्ट्रोड, एक आपने कैथोड और एक एनोड। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। जिसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव वाली कहलाएगी एनोड और नेगेटिव वाली कहलाएगी कैथोड। अच्छा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं ये हैं ग्रेफाइट की। तो इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की बनी हुई है। तो चाहो तो बेसिक लिख भी लो कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, दीज आर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, करेंगे काम वही, पहले कैथोड की इक्वेशन बनाएंगे। कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, उस पर पॉजिटिवली चार्ज आइन जो होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, Na पॉजिटिव आइन और H पॉजिटिव आइन। अब देखो, इनमें से कोई एक आइन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस्ड होगा यहाँ पे। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन, पहले तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में तो एक ही आइन था, सोडियम आइन, लेकिन अब दो आइंस हैं, इसमें से एक H पॉजिटिव आइन भी है। तो H कौन सा आइन रिड्यूस्ड होगा? अब हमें ना ये कैसे पता चलेगा? क्या दोनों होंगे? दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा। कौन सा होगा? जो लेस रिएक्टिव होता है। अब रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी? थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है उसके थ्रू पता चलेगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कल नसीमा के सर मंगेतर वाली। जी। सर अभी मैं क्लास अटेंड नहीं जी कर सकता, तो सर मैं जो है वो जो 8 क्लासेस हैं गूगल क्लासरूम पे वो देख लूंगा, तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा ना इलेक्ट्रोलाइसिस। जी, हो जाएगा। और सर आप आज वो तो नहीं पढ़ाएंगे ना, एसिड एंड बेसिस? नहीं, आज ऐसे दिन वैसे नहीं कर रहे। ओके सर, तो वो मैं अभी लीव कर लेता हूँ, मैं क्लासेस देख लूंगा। अल्लाह हाफिज़ सर। चलो, ओके, ठीक है। कल वाली रिकॉर्डिंग सेंड की थी इलेक्ट्रोलिसिस की मैंने, आई गेस नहीं की थी। चलो, मैं कल वाली भी कर दूंगा, आज वाली भी कर दूंगा, और गूगल क्लासरूम पे भी ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वहां से भी देख सकते हो, जिसकी अगर क्लासेस का क्लैश आ रहा है आज। अच्छा, तो Na पॉजिटिव आइन और H पॉजिटिव आइन दोनों हमारे जो है वो कैथोड पे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन रिड्यूस इनमें से कोई एक होगा। कौन सा रिड्यूस होगा? जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा। तो सोडियम और हाइड्रोजन में से रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन नीचे है, तो इट मींस हाइड्रोजन विल गेट रिड्यूस्ड बट सोडियम विल नॉट गेट रिड्यूस। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम आइंस इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा होगा। अच्छा, हाइड्रोजन आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन जो है वो
H पॉजिटिव है, लेकिन हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स के दो हाइड्रोजन आइन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे टू फॉर्म H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे हमें बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे। हाइड्रोजन गैस तो कलरलेस होती है। वी कैन से हाइड्रोजन H2 गैस इज इवॉल्व्ड एट द कैथोड। अच्छा, एनोड पे क्या होगा? एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। तो इस पे हमारे पास जो हमारे नेगेटिव आइंस हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि Cl नेगेटिव आइन है और OH नेगेटिव आइन है, क्लोराइड आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। अब इसमें से यहाँ पे इन दोनों आइंस ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है। कौन से आइंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो कैसे पता चलेगा? देखो, एनाइंस की अपनी एक रिएक्टिविटी ऑर्डर भी होता है, हम लोग उसको भी देखते हैं, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। एनाइंस का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है। पहले आता है सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ठीक है, इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है, एस इज फॉर सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। वैसे इतना मुश्किल नहीं है याद करना। अच्छा, सल्फेट और नाइट्रेट के बारे में मजे की बात यह है कि ये अगर प्रेजेंट भी होंगे इलेक्ट्रोलाइट में तो ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते। डिस्चार्ज होना मतलब ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो दे नेवर डिस्चार्ज। सल्फेट और नाइट्रेट के बारे में ये याद रखना कि ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते, लिख लो अपने पास ना ये। सल्फेट एंड नाइट्रेट दे नेवर डिस्चार्जेस। इनमें से भी जो नीचे होगा उसके चांसेस ज्यादा होते हैं ऑक्सीडाइज्ड होने के, जैसे रिएक्टिविटी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे कैटाइंस के लिए वैसे एनाइंस के लिए भी है, जो नीचे होगा वो डिस्चार्ज होगा। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, वो कब आते हैं? जब मैं डाइल्यूट नहीं बल्कि कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड यूज करूं। अभी क्योंकि हमने डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड यूज किया है और हाइड्रोक्साइड नीचे है, तो हम डाइल्यूट जब भी लिखा हुआ होगा तो हम कहेंगे कि हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा, लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देखना पड़ेगा। अभी हाइड्रोक्साइड नीचे है क्लोराइड से, तो हाइड्रोक्साइड आइन डिस्चार्ज होगा, क्लोराइड आइन डिस्चार्ज नहीं होगा। तो हाइड्रोक्साइड आइन जब डिस्चार्ज या ऑक्सीडाइज होगा तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? वो इक्वेशन देखो, हाइड्रोक्साइड आइन अक्सर डिस्चार्ज होते हैं और उसकी इक्वेशन ना हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी इक्वेशन इतना सिंपल नहीं है। वो इस तरह से है, OH नेगेटिव आइन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे भी मुझे 4 लगाना पड़ेगा हाइड्रोक्साइड आइन के साथ, और H2O के साथ मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन जो है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन की, ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि ये जो है इक्वेशन कहीं पे आपको लिखी हुई मिलेगी नहीं। एग्जाम के अंदर आपको ये याद होनी चाहिए। बाकी की तो चलो फिर भी आप कुछ ना कुछ करके बना लोगे, क्योंकि वो रिएक्शंस आपने कभी ना कभी देखे हुए हैं, लेकिन ये वाला रिएक्शन आपने कहीं नहीं देखना है इसके अलावा, और तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो हमारे पास कैथोड की इक्वेशन भी आ गई, एनोड की इक्वेशन भी आ गई। कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, वो हमने देख लिया है। अब दूसरा काम हमारा क्या होता है? ओवरऑल सेल इक्वेशन बनाना। ओवरऑल सेल इक्वेशन या कंप्लीट सेल इक्वेशन।
वो कैसे बनाएंगे, हम दोनों इक्वेशन के सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस करेंगे। अगर मैं कैथोड की इक्वेशन देखूं तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन देखूं तो इसमें 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, ताकि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 हो जाएं। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन आयन तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे ना, उसकी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तो 4 नहीं होंगे, बाकी सारी चीजें भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगी। तो H पॉजिटिव आयन इज 4 मोल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 4 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन गैस इज 2H2। अब ये दो जो इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं, एक ये वाली इक्वेशन और एक हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन, उसको हमने कुछ भी नहीं करा, उसमें तो 4 थे, हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को हमने 4 बना लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो लेफ्ट और राइट की जो सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विद 4 OH negative on left hand side of the first equation and 4 H positive on the left hand side of the second equation। और फिर राइट हैंड साइड पे फर्स्ट इक्वेशन के 2H2O है, O2 है, और फिर 2H2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनकी स्टेट गैस है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। बाकी जो आयंस होते हैं वो हमेशा एक्वस स्टेट होती है उनकी। क्लियर है, यहाँ तक समझ आई बात कि कैसे हमने ओवरऑल सेल इक्वेशन बनाई है। कुछ पूछना है यहाँ तक? तो 6 सवाल तो पूछो, मैं आगे पढ़ाऊंगा। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो एनोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन जब ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो ऑक्सीजन गैस निकली है। तो एनोड के ऑब्जर्वेशन में मैं ये लिख सकता हूँ ना कि O2 गैस इज इवॉल्व, जैसे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, तो एनोड पे हम लिख सकते हैं कि O2 ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व एट दी एनोड, ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व एट दी एनोड। अच्छा, जो ओवरऑल इक्वेशन बनी है उसमें अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखें तो ये 1:2 मोलर रेशियो में है। मतलब ऑक्सीजन का 1 मोल अगर प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस का 2 मोल प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अगर मैं इनके वॉल्यूम्स की बात करूं तो मुझे पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। इट मींस अगर ऑक्सीजन 24 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस होगी तो हाइड्रोजन 48 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस होगी। अगर इस इलेक्ट्रोलिसिस में हमने ऑक्सीजन गैस कलेक्ट करी और लेट से ऑक्सीजन गैस जो है वो टोटल 500 सेंटीमीटर क्यूब कलेक्ट हुई है, तो हाइड्रोजन साथ में कितनी कलेक्ट होगी, उसका डबल हमेशा, जो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये बात समझ आती है? नाहिल, आमना, रामीन, शानदाना, सिद्दीक। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस देखो डिफरेंट है फ्रॉम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में तो बहुत आसान था, कैटाइन Na पॉजिटिव था और एनाइन क्लोराइड आयन था। तो Na पॉजिटिव रिड्यूस होके Na बना लेता है, एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है सोडियम, और क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बना लेता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कैटाइन और एनाइन दोनों दो दो टाइप के हैं, तो फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर देख के कि कौन सी चीज जो होगी वो डिस्चार्ज हो रही होगी। आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अभी हमने एक्वस डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड किया ना, एक्वस मतलब पानी में डिसॉल्व। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। तो उससे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये देखना है। डाइल्यूट का मतलब तुम्हें पता है ना कि वाटर एक्सेस में हो, सॉल्यूट कम हो सॉल्वेंट ज्यादा हो, और कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट ज्यादा हो सॉल्वेंट कम हो। मतलब जो मैं इलेक्ट्रोलाइट बना रहा हूँ उसमें NaCl अगर मैं ज्यादा डाल दूंगा तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा,
तो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड करूं, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पहले डाइल्यूट था, अब मैंने कंसंट्रेटेड कर दिया, तो कैटाइन और एनाइन तो वैसे ही रहेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कैथोड की तरफ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों आएंगे, और एनोड की तरफ, अच्छा सॉरी, कैथोड की तरफ हमारे Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आइन आएंगे, और एनोड की तरफ क्लोराइड आइन और हाइड्रोक्साइड आइन आएंगे। अच्छा, कैटाइंस के लिए तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, कैटाइंस के लिए तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, कि मैं अपना वो जो मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करूंगा। जो कैटाइन मेरा रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, इट इज मोर लाइकली टू बी रिड्यूस्ड। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास H पॉजिटिव आइन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है कैटाइंस की, तो वो रिड्यूस्ड होगा, तो यहाँ पे कैथोड की इक्वेशन तो बिल्कुल सेम बनेगी, हाइड्रोजन आइन जो होंगे वो रिड्यूस्ड होंगे। H positive ion will gain electron, 2 mole of electron to form H2 gas. Observation भी सेम होगी, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एट दी कैथोड। Na पॉजिटिव आइन यहाँ भी उसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब अगर मैं एनाइंस में देखूंगा ना, तो देखो एनाइंस में क्या था, हमारे पास क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड दो एनाइन है, डाइल्यूट में वाटर ज्यादा होगा, तो वाटर में से आ रहे हैं हाइड्रोक्साइड आइन, तो हाइड्रोक्साइड आइन ज्यादा होंगे, और कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट काफी ज्यादा है, तो क्लोराइड आयन भी काफी ज्यादा होंगे। अब अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर को फॉलो करूं, तो हाइड्रोक्साइड आयन तो अभी भी नीचे ही है ना, ऊपर तो नहीं आ जाएगा वो, तो जो नीचे है उसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए, जैसे अभी हमने पहले वाली इलेक्ट्रोलिसिस में देखा था कि हाइड्रोक्साइड आयन क्योंकि नीचे है उसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए, जैसे हमने किया यहाँ पे, क्लोराइड आयन को नहीं किया। लेकिन क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में वो नीचे है। लेकिन देखो, जब डाइल्यूट के बजाय कंसंट्रेटेड आप सोडियम क्लोराइड ले लेते हो ना, तो चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट क्या हो जाती है कि क्लोराइड आयन इतने ज्यादा होते हैं कि वो हाइड्रोक्साइड आयन को जगह नहीं दे रहे होते जाके ऑक्सीडाइज होने की, मतलब वो उसको एनोड तक पहुंचने नहीं दे रहे होते। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी हम कंसंट्रेटेड लेंगे, और अगर क्लोराइड आयन होगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन को रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से वो नीचे उसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होगा, बल्कि ऊपर वाला होगा, क्लोराइड आइन होगा। तो अपने ये जो एनाइंस की रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इसमें ये स्पेसिफिकली लिख लेना कि अगर तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड होगा और क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगा, तो क्लोराइड आइन विल डिस्चार्ज, हाइड्रोक्साइड आइन पे डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो क्लोराइड आइन अगर डिस्चार्ज होगा, तो क्लोरीन की इक्वेशन Cl2 बनेगा, वो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2Cl नेगेटिव, फिर हाइड्रोक्साइड आइन डिस्चार्ज नहीं हो रहा होगा। तो अब चीज कुछ सिंप्लीफाइड हो गई है, एनोड पे क्लोरीन गैस बन रही है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसकी ओवरऑल सेल इक्वेशन बनाना के लिए आपको पहले मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे, जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो आपने जो है सिर्फ दोनों इक्वेशन कंबाइन करके लेफ्ट साइड और राइट साइड को इस तरह से लिख देना है। तो ये इस इलेक्ट्रोलिसिस की ओवरऑल सेल इक्वेशन बन जाएगी। आइंस की स्टेट सिंबल हमेशा एक्वस होती है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैसेस बने, तो मैंने इसकी ओवरऑल सेल इक्वेशन ये लिख दी है। क्लोरीन जब गैस बनती है, तो क्लोरीन गैस का जो कलर होता है ना, वो येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है। तो हम क्लोरीन जहां से निकल रही है उसकी ऑब्जर्वेशन में ये भी लिख सकते हैं कि ग्रीन या येलोइश ग्रीन कलर गैस इज सीन इवॉल्विंग एट द एनोड। हाइड्रोजन गैस का तो कलर नहीं होता कोई, इसलिए हम बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखते हैं, लेकिन क्लोरीन गैस के लिए हम कलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस dilute copper to sulfate
using inert electrodes, मतलब ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं इसमें भी। देखो इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ना दो तरीके से बनते हैं, या अभी फिलहाल मैं वो पहला वाला ही बनाता हूँ जो हम बना रहे हैं ना अभी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे। इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है एक्वस कॉपर 2 सल्फेट, CuSO4। कॉपर 2 मतलब 2 पॉजिटिव, और सल्फेट एनाइन होता है SO4 2 नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, CuSO4। इसके अंदर जो आइंस होंगे वो कॉपर 2 पॉजिटिव आइन होगा, SO4 2 नेगेटिव आइन होगा, क्योंकि पानी है साथ में तो H पॉजिटिव आइन भी होगा और OH नेगेटिव आइन भी होगा। इसमें जो हम इलेक्ट्रोड्स डालेंगे वो ग्रेफाइट की हैं, कैथोड एंड एनोड। और अगेन बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट हुई हुई है वो बन गई एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से इलेक्ट्रोड कनेक्ट हुई हुई है वो बन गई कैथोड। सेकंड काम हमारा कैथोड और एनोड की इक्वेशन लिखना। कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इस पर रिडक्शन होगी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इसकी तरफ आएगा कौन, पॉजिटिवली चार्ज आइन मतलब कैटाइन। कैटाइन हमारे पास दो हैं, एक है कॉपर 2 पॉजिटिव आइन और एक है H पॉजिटिव आइन। अगेन हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज चेक करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जो होता है वो कैथोड पे रिड्यूस्ड हो जाएगा। अभी जो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है वही वाला, तो अब अगर इसमें देखो तो नीचे कौन है, कॉपर आइन और H पॉजिटिव आइन में से हमारे पास जो कॉपर आइन है वो कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में हाइड्रोजन से भी नीचे है। तो इस बार कॉपर आइन जो है वो रिड्यूस्ड होंगे इसमें। Q पॉजिटिव है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। अच्छा जब कॉपर बनता है ना तो वो कैथोड पे आके डिपॉजिट होगा, सॉलिड बन रहा है ना, तो कॉपर जो है वो बेसिकली उसका कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, कॉपर जब सॉलिड बनता है तो पिंक कलर का दिखता है हमें। पिंक कलर भी कहता है, अक्सर ब्राउन कलर भी कहता है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन में हम ये बात लिख सकते हैं कि कैथोड पे ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, पिंक और ब्राउन solid is deposited at the cathode सही है, कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। लेकिन अगर पूछेगा कि क्या दिख रहा है तो दिखेगा क्या हमें, पिंक या ब्राउन कलर होता है, लेकिन यू नो कि वो किसका कलर है, कॉपर। सिमिलरली एनोड की इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एनोड पे आइंस जो है वो कौन कौन से आ रहे हैं। एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पे नेगेटिवली चार्ज आइंस हमारा आ रहा होगा, जैसे कि दो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आइंस, सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। सल्फेट के बारे में बात हो गई है, चाहे वो सोल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, सल्फेट ने तो डिस्चार्ज होना ही नहीं है, सल्फेट और नाइट्रेट ने डिस्चार्ज होना ही नहीं है। तो इन एनी कंडीशन सल्फेट तो होगा ही नहीं, तो रह क्या गया, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आइन जब डिस्चार्ज होगा या ऑक्सीडाइज होगा तो इट विल फॉर्म, इसकी इक्वेशन याद रखनी है, वाटर एंड ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बैलेंस इक्वेशन रट लो। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। अच्छा इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस इज सीन, ऑक्सीजन के। इसके ऑब्जर्वेशन में हम ये कह सकते हैं बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस इज सीन। सही।
कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने पड़ेंगे। कॉपर वाली कैथोड वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एनोड वाली इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली वाली इक्वेशन को, कॉपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? 2 कॉपर 2 पॉजिटिव आइन, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म 2 Cu। अब इनकी लेफ्ट साइड राइट साइड ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद 4 OH नेगेटिव आइन, 2 Cu2 पॉजिटिव। कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा होगा कैथोड के ऊपर, वाटर बन रहा होगा और साथ में ऑक्सीजन गैस एनोड पे बन रही होगी गैसेस फॉर्म में। ये हमारे पास ओवरऑल सेल इक्वेशन हो जाएगी इसकी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जब कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन होता है ना एक्वस फॉर्म में, उसका कलर होता है ब्लू। ब्लू कलर का सोल्यूशन है और इसका रीजन क्या है ब्लू कलर का होने का? कॉपर टू पॉजिटिव आयन। लेकिन सोल्यूशन से देखो आहिस्ता आहिस्ता कॉपर टू पॉजिटिव आयन तो खत्म होते जाएंगे ना, वो कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आता जाएगा। जब कॉपर टू पॉजिटिव आयन खत्म होते जाएंगे तो सोल्यूशन का कलर जो ब्लू है वो भी खत्म होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लू से कलरलेस होना शुरू हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस की एक और ऑब्जर्वेशन होती है कि सोल्यूशन कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। You can also say color of electrolyte, the color of solution changes from blue to colorless। या हम ये भी कहते हैं कि कलर फेड हो रहा है। फेड होना मतलब लाइट हो रहा है, ब्लू से आहिस्ता 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 कलरलेस की तरफ जाएगा तो वो लाइट होता हुआ दिखेगा तुम्हें, फेड होता हुआ दिखेगा, तो ब्लू कलर फेड्स, ये भी लिख सकते हो। तो इसमें 3 तरह की ऑब्जर्वेशन तुम्हें मिलेंगी इलेक्ट्रोलिसिस में। एक तो कैथोड पे पिंक सॉलिड डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा, एनोड पे बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस दिखेंगी और ब्लू सॉल्यूशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट फेड्स अवे, या इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस कलर फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशन याद रखनी है। ये एक तो ये लिखी हुई कैथोड वाली, दूसरी ये लिखी हुई और थर्ड वाली ये वाली है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट कॉपर टू सल्फेट किया था मैंने, इसकी जगह अगर मैं कंसंट्रेटेड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि डाइल्यूट की जगह अगर हम कंसंट्रेटेड कॉपर टू सल्फेट का सोल्यूशन ले लें, देखो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट चेंज करने से सिर्फ एनाइंस पे फर्क पड़ता है, कैटाइंस पे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। तो कैटाइन वाला तो सब कुछ वैसा ही रहना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में कॉपर आयन नीचे है तो वो तो रिड्यूस्ड होगा अभी भी। लेकिन क्योंकि दूसरा एनाइन जो है ना वो हाइड्रोक्साइड और सल्फेट, और सल्फेट तो किसी भी केस में डिस्चार्ज नहीं होता, तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड आयन ही है जो ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो चाहे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट कॉपर टू सल्फेट करो या कंसंट्रेटेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इलेक्ट्रोलिसिस पे वैसी की वैसी रहेगी, वही सब ऑब्जर्वेशन होगी। क्लियर है यहाँ तक बात? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट के साथ वो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट लिखता भी नहीं है, वो सिर्फ एक्वस लिख देता है क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता उससे। चलें आगे बढ़े।
तो बंद करना पड़ेगा यार। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम ब्रोमाइड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अगेन इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस हम प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे होते हैं, ये प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड बहुत कॉस्टली होती हैं। अच्छा, जरा इसका बना सकते हो खुद से? सोडियम ब्रोमाइड वुड बी NaBr, एक्वस है। तो आइंस हमारे पास क्या क्या होंगे? सोडियम आइन, ब्रोमाइड आइन, क्योंकि वो एक्वस है तो H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन भी होगा। इलेक्ट्रोड, अगेन कैथोड एनोड। अब जरा बताओ कैथोड पे जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उस पे कौन सा कैटाइन रिड्यूस्ड होगा? दो कैटाइन है हमारे पास, Na पॉजिटिव आइन है और H पॉजिटिव आइन है। अगेन रिएक्टिविटी ऑर्डर देख के पता चलेगा वो। तो हाइड्रोजन आइन क्योंकि नीचे है तो वो डिस्चार्ज होगा, सोडियम आइन नहीं होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? H पॉजिटिव आइन की। अब बार बार यही इक्वेशन आएंगी तो अब आपको ना चाहते हुए भी ये याद हो ही जाएगा। ऑब्जर्वेशन, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अगर मैं आपसे एनोड का पूछूं तो एनोड का क्या कहोगे? एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। नेगेटिवली चार्ज आयन हमारे पास दो तरह के हैं, ब्रोमाइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसके लिए हमें एनाइन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। एनाइन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ब्रोमाइड आयन जो है ना वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्टिविटी ऑर्डर में नीचे है, तो इसके डिस्चार्ज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम इसमें ब्रोमाइड आयन डिस्चार्ज करवाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं करवाएंगे। तो ये बना लेगा ब्रोमीन गैस रिलीजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ब्रोमीन जो होती है वो रेड ब्राउन कलर की होती है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी? रेड ब्राउन गैस, या ब्राउन भी लिखते हैं इसका कलर अक्सर, दोनों कलर याद रखना। रेड ब्राउन गैस इज इवॉल्व्ड एट द एनोड। और इसकी सेल इक्वेशन, अब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व जो है वो दोनों इक्वेशन में 2 है, तो मुझे बैलेंसिंग के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड करनी है। तो मेरे पास क्या ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी? 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन, 2 मोल ऑफ ब्रोमाइड आइन फॉर्मिंग H2, 1 मोल ऑफ H2 गैस एंड 1 मोल ऑफ ब्रोमीन गैस। ठीक हो गया? समझ आया यहाँ तक? आगे बढ़े।
Next is electrolysis of aqueous sulfuric acid. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ही यूज कर रहे हैं इसमें भी हम. दिस वुड बी इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस. अभी जो बर्ड बार बार इनर्ट का यूज हो रहा है, आगे एक और टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस आएगी जिसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. अगेन इसका सेल बनाओगे तो सेल ऐसे बनेगा. इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 एक्वस. तो आइंस इसमें क्या क्या होंगे? H पॉजिटिव आइन सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, और सल्फेट आइन SO4 नेगेटिव आइन. वाटर की वजह से H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन. क्योंकि H पॉजिटिव आइन एक बार आपने लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो वाटर से है चाहे सल्फ्यूरिक एसिड से है तो H पॉजिटिव आइन ही ना. तो 3 तरह के आइंस इसमें टोटल हमारे पास हैं. कैथोड की इक्वेशन और एनोड की इक्वेशन. एट कैथोड एक ही कैटाइन तो हमारे पास एक ही है H पॉजिटिव आइन, और वही कैथोड पे फिर रिड्यूस्ड होगा. और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखूं कि क्या होगा. एनोड पे हमारे पास 2 तरह के आइंस हैं, सल्फेट आइन और हाइड्रोक्साइड आइन. अब सल्फेट आइन कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता, तो बचा क्या? हाइड्रोक्साइड आइन. उसकी इक्वेशन आपने याद रखनी है 4OH 2H2O O2 एंड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेल इक्वेशन, कंप्लीट सेल इक्वेशन अगर बनाने के लिए कही जाए तो आपको इन दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस नहीं है ऑलरेडी. हाइड्रोक्साइड आइन में 4 इलेक्ट्रॉन है, और कैथोड की इक्वेशन जिसमें H पॉजिटिव आइन की इक्वेशन बन रही है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. तो आप पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, यू विल बी लेफ्ट विद दिस. दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो कंप्लीट सेल इक्वेशन आ जाएगी 4H पॉजिटिव 4OH नेगेटिव आइन 2H2O O2 एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब अगेन यहाँ पे अगर देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 के रेशियो में, मतलब जितना ऑक्सीजन बनेगा हाइड्रोजन उसका डबल बनेगा. अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन मेरा 30 डेसीमीटर क्यूब बना है, तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन जो होगी वो 60 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस्ड होगी. अच्छा, इसका सेल जो है ना एक अलग तरीके से भी वो क्वेश्चन में अक्सर देता है. वो सेल किस तरह का होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रोड्स है ना वो सेल के नीचे से डाली हुई होती है. क्योंकि देखो अब जिस तरह से हमने पहला वाला सेल अभी तक जो हम बनाते आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल जो गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर वो आपको ट्रैप करनी है, कलेक्ट करनी है, तो आप वो इस सेल में नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है आपकी कैथोड के ऊपर, तो वो बन के जो है वो बाहर निकल जाएगी. ट्रैप कैसे करोगे? और एनोड पे आपकी ऑक्सीजन गैस बन रही है, अगेन वो भी बन के जो है वो बाहर निकल जाएगी. लेकिन इसको ट्रैप करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से सेल बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड जो होती हैं वो सेल के नीचे से अंदर जा रही होती हैं, और उसके ऊपर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इन दिस केस H2SO4. अगर तो मुझे गैसेस जो बन रही है वो कलेक्ट करना है, इसमें H पॉजिटिव आइन भी होगा, OH नेगेटिव आइन और SO4 नेगेटिव आइन. जो गैसेस बन रही है वो कलेक्ट कैसे करेंगे? हम इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ना इस तरह से इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख देते हैं. अब these टेस्ट ट्यूब आर आल्सो फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइट. इनमें पहले जो है वो इलेक्ट्रोलाइट पूरा ऊपर तक भरा हुआ होगा ऑब्वियसली. लेकिन जैसे जैसे गैस बनेगी, तो गैस बनने की वजह से क्या होगा, जैसे एनोड पे जो है हमारे पास ऑक्सीजन गैस बन रही है, तो ऑक्सीजन गैस बन के यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो वो यहाँ पे आके वॉट इस सोल्यूशन के ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा. गैस धक्का मारेगी उसका, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा. तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से
गैस सॉल्यूशन जो है वहां पे गैस ट्रैप होती जा रही है और ये नीचे आता जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह का सिनेरियो तुम्हें दिख रहा होगा। एनोड पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो दिस इज बेसिकली दिस ट्रैप्ड गैस इज O2 गैस। और जो हमारा क्या कहते हैं कैथोड है, उस पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है। अच्छा, जो हाइड्रोजन गैस जितनी आफ्टर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जितनी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड हुई है, हाइड्रोजन गैस उसकी डबल प्रोड्यूस्ड होगी। तो उसका जो लेवल दिख रहा होगा ना, वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा तुम्हें ज्यादा। दिस शोज के हाँ भाई, हाइड्रोजन जो है वो डबल प्रोड्यूस्ड हो रही है उतने ही टाइम में जितनी टाइम में ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो रही है। दिस इज H2 गैस। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर वन में आ रहे होते हैं कि बताओ कौन सी गैस है, कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। तो जो डबल प्रोड्यूस्ड हुई है डेट मस्ट बी हाइड्रोजन, और जो हाफ है वो ऑक्सीजन। उसके हिसाब से आप एनोड और कैथोड भी देख सकते हो। समझ आई बात ये वाली? लाइक दिस। हमें कुछ पूछना है? आगे बढ़े फिर। आमना, मिनाहिल, रामीन, शामदाना, सिद्दीक, सिमरत। इतने दिन बाद क्लास ले रहे हो आप। अच्छा, शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास दो तरह की है। एक तो है इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड्स जो यूज कर रहे हैं वो या तो ग्रेफाइट है या प्लेटिनियम है, लेकिन मोस्टली हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ही यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी तरह की जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो कहलाती है एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोड, अब देखो अभी तक जितने हमने इलेक्ट्रोलिसिस की है उसमें इलेक्ट्रोड जो है वो वैसी की वैसी इलेक्ट्रोलाइट में रहेगी। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोड है ना वो डिसॉल्व होती है। जो एनोड है ना एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में, एनोड डिसॉल्व होती है। एनोड डिसॉल्व इन एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो लेकिन फिर वो ग्रेफाइट की नहीं होगी। ग्रेफाइट की होगी तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। वो एनोड किस मेटल की होनी चाहिए, होगी तो वो मेटल की, क्योंकि भाई ग्रेफाइट के अलावा अगर कोई कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन्स जो अपने अंदर से फ्लो करवा सकता है, तो फिर वो मेटल है। अगर मैं ऐसे मेटल की इलेक्ट्रोड लूं, स्पेशली एनोड की बात कर रहे हैं, जिसका आयन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में हो। क्या मतलब है कहने का? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मैंने लेड से इलेक्ट्रोलाइट लिया है कॉपर 2 सल्फेट, तो इसमें मेटल आयन क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। अगर तो मैं अपना एनोड कॉपर का डाल दूं, कॉपर मेटल का अगर मैं एनोड डालूंगा, तो फिर ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। एनोड कैसे होगा ये, अगर मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूं, तो दिस विल बी एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस, नॉट इनर्ट। और इलेक्ट्रोड्स कैथोड की जगह पे अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो कॉपर का भी ले सकते हो,
और ग्रेफाइट का भी ले सकते हो, किसी और मेटल का भी ले सकते हो। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कब बनेगा? जब मेरे पास जो इलेक्ट्रोड हो उसका मेटल और जो इलेक्ट्रोलाइट हो उस उसी मेटल का मेटल आइन होगा अगर, तो ये हमारे पास केस बन जाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का। अब लेट्स से अगर मैं कैथोड भी कॉपर की ही डाल दूं तो उससे एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस बनने ना बनना डिसाइड नहीं होगा। डिसाइड किससे होगा? कि अगर मैं जिस भी मेटल का एनोड ले रहा हूँ उसी मेटल आयन अगर इलेक्ट्रोलाइट में है तो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस बन जाएगा। तो इसको चाहो तो लिख लो याद रखने के लिए, व्हेन एनोड मेटल इज सेम as that of metal ion present in electrolyte, then it is active electrolysis. और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा एनोड डिसॉल्व्स इन एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। एनोड हमेशा डिसॉल्व हो जाएगा, पानी के अंदर आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। कैसे आएगा? कॉपर का जो एनोड है इन दिस केस वो कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में, वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर टू पॉजिटिव आयन बनना शुरू हो जाएंगे। और जब कॉपर टू पॉजिटिव आयन बनेंगे तो ये एलिमेंटल फॉर्म से खत्म होता जाएगा, तो इसको हम कहेंगे डिसॉल्व। आहिस्ता आहिस्ता एनोड जो है वो खत्म होती जाएगी। तो दिस इज नोन एज एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, अब अगर हम करें एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस, लेट्स से कैसे करेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस? मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो कैसे मैं कह सकता हूँ कि एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस है? क्योंकि जो मेटल आयन है वो कॉपर टू पॉजिटिव आयन है और जो इलेक्ट्रोड होगी एनोड वो कॉपर की ही है। तो दिस विल बिकम द केस फॉर एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें मैंने एनोड भी लेट से कॉपर की तो डालनी है एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, कैथोड भी मैंने कॉपर की ही डाल दी है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है एक्वस कॉपर टू सल्फेट, जिसके अंदर आयन जो होंगे वो कॉपर टू पॉजिटिव आयन होगा, सल्फेट एनाइन होगा, और क्योंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन भी होगा। लेकिन यहाँ पे कैथोड और एनोड की इक्वेशन में क्या होगा? एनोड क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, एनोड ऑलवेज डिसॉल्व्स इन एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये बात याद रखनी है आपने। डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि जो कॉपर की इलेक्ट्रोड एलिमेंटल फॉर्म में है वो सॉलिड फॉर्म से आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो भी आपकी एनोड की इक्वेशन बनेगी एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में, कैथोड की इक्वेशन उसकी उल्टी बन जाती है। मतलब ये जो आयन है सारे पे देखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि कॉपर है एनोड पे तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। हो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड की डेफिनेशन क्या पड़ी थी?
इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और कैथोड पे रिडक्शन ही होगी। रिडक्शन किस तरह से होगी कि ये जो कॉपर आयन एनोड से कॉपर जो एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है, जो ऑलरेडी कॉपर आयंस थे वो कैथोड की तरफ जाके वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। तो जो आप एनोड की इक्वेशन बनाओगे उसको उल्टा कर दोगे तो कैथोड की इक्वेशन बन जाती है एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में। तो एनोड के लिए हम क्या कह सकते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एनोड डिसॉल्व्स, या दूसरे टर्म्स हम ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ डिसॉल्व हो रही है ना, तो मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस। और कैथोड के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कॉपर जाके उस पर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर, कॉपर का कलर हमने क्या पढ़ा है, पिंक या ब्राउन, या पिंक ब्राउन, ब्राउन सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कैथोड पे कॉपर आयन जो है वो कॉपर मेटल बन रहा है, तो कैथोड का मास जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, और एनोड का मास डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो डिसॉल्व हो रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। ओवरऑल इक्वेशन इसमें हम बनाते नहीं है, बाकी आयंस अपने सोल्यूशन में वैसे के वैसे ही रहेंगे, उन्होंने कुछ नहीं करना है। अच्छा, कॉपर टू सल्फेट का कलर ब्लू होता है, तो ये कलर सोल्यूशन का ब्लू ही रहेगा। उसका रीजन क्या है कि वो कॉपर टू पॉजिटिव आयन की वजह से होता है। अब जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाके रिड्यूस्ड होके खत्म हो रहे हैं, वो पीछे से वापस भी तो आ रहे हैं ना एनोड से यहाँ पे, तो सोल्यूशन विल स्टे ब्लू, कलर ऑफ द सोल्यूशन विल नॉट चेंज। यू कैन से कलर ऑफ सॉल्यूशन, वरना इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में जब कॉपर टू सल्फेट की इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस की थी तो कलर फेड हो रहा था, यहाँ पे नहीं होगा। कलर ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस। और अगर हम इनके कैथोड और एनोड के मासेस को देखें ना, तो एनोड का मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके अक्सर ग्राफ भी बनाता है वो एमसीक्यूज में। एनोड का मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और अगर हम कैथोड का मास देखें, कैथोड का मास जो होगा वो इंक्रीज होगा क्योंकि उस पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा, ये जीरो से नहीं बनाओगे, क्यों, क्योंकि पहले जब कैथोड आपने डाली है तो उसका ऑलरेडी कुछ मास था ना, उसके बाद जो कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हुआ तो मास और इंक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल? आमना, रामी, शानदाना, सिद्दीक, सिमरा, कुछ पूछना है? ओके चलो ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।